गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास की जो बुक है उसमें हम यानी चैप्टर नंबर 3 या इकाई नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यानी अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। यानी अंग्रेजी साम्राज्य यानी सन 1757 ये जो डेट है यानी ये जो सन है आपका ईयर है यानी ये एक डिराइव्ड वाला यानी एक क्लासिकल, ठीक है। इस क्लासिकल युग में यानी रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था, ठीक है, और बंगाल का नवाब कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था और जिसमें यानी सिराजुद्दौला की हार हुई और यानी कंपनी को यानी अपना साम्राज्य विस्तार का और अधिक साम्राज्य विस्तार के लिए उसको जो स्पेस चाहिए था वो मिल गया था इस निर्णायक युद्ध से। इसके बाद में कंपनी यानी हमने पीछे की 2 क्लासें दी उसमें अगर थोड़ा सा नीचे पीछे की ओर जाए तो कंपनी ने यानी मराठों के साथ संघर्ष किया। किसके साथ? मराठों के साथ, क्योंकि मराठों के साथ संघर्ष। उसके बाद में कंपनी ने यानी मैसूर के साथ संघर्ष किया। हमने मैसूर और मराठे दोनों के साथ यानी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज यानी पंजाब के साथ संघर्ष होगा, विशेष रूप से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है यानी अंग्रेज उसे क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में सिपाही विद्रोह नहीं था, वो एक जनव्यापक यानी जनता ने पूरा साथ नहीं दिया। अगर जनता पूरा साथ देती तो न जाने अंग्रेज कब ही निकल जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ की जनता यानी उन्होंने जो नीति लिखी कौन सी, यानी आपकी फूट डालो और राज करो की जो नीति यानी अंग्रेजों ने जो चालू की थी और उसी पर उन्होंने यानी इस भारत जैसे बड़े देश पर उन्होंने अपना शासन किया। तो आज यानी हम यानी किसके साथ यानी सिखों के साथ संघर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास है वो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो रणजीत सिंह यानी हम महाराजा पंजाब के साथ संघर्ष। यानी अगर पंजाब की बात आए तो पंजाब में यानी जो मुख्य रूप से जो नाम उभर कर आता है वो आता है महाराजा रणजीत सिंह। क्यों हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के साथ का संघर्ष यानी अंग्रेजों का प्रतिकार। तो उस समय यानी सिर्फ रणजीत सिंह ही यानी जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। रणजीत सिंह बोले तो यानी जिन्होंने अमृतसर जो इनका सिखों का सबसे बड़ा एक मान लीजिए तीर्थस्थली मान लीजिए गोल्डन टेंपल जहां यानी स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है, उस पूरे गोल्डन टेंपल यानी उसका गोल्डन यानी पूरा सोने का है वो, उसके सोने के जो जड़ाई का काम वो महाराजा रणजीत सिंह ने ही करवाया था। यानी अफगानिस्तान के शासक आज के अपने जो क्लास है वो अंग्रेजों के साथ यानी अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष कैसे हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने यानी इसके पहले मराठों से संघर्ष कर लिया था। तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है अपना साम्राज्यवादी नीति पर चल रही है और धीरे धीरे अपना यानी प्रसार कर रही है। तो अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष से रणजीत सिंह यानी अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। किसने? अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को क्या बनाया, पंजाब का गवर्नर। अब रणजीत सिंह है वो सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था। सतलज नदी वो इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब, ठीक है। यानी 5 नदियों का ये इसलिए पंजाब बोलता है। तो सतलज एक मेन नदी है, तो सतलज नदी के पूर्व में पूर्व अगर बात की जाए तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व इस साइड में, ठीक है, यानी पूर्व में स्थित यानी प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था कौन, रणजीत सिंह, ठीक है। जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना अधिकार चाहते थे। दोनों के बीच में संघर्ष का कारण क्या था? देखो अगर पूछे कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वो था यानी सतलज नदी के पूर्व में स्थित जो प्रांत थे वो इनका प्रमुख यानी कारण था इन दोनों के बीच में जो यानी संघर्ष का कारण। क्यों? सतलज नदी के पूर्व में जो क्षेत्र है वहां पर रणजीत सिंह भी अधिकार चाहता था और उस पर अंग्रेज भी अपना अधिकार चाहते थे, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज भी अपना अधिकार चाहते थे। फरवरी 1809 में अख्तर लोनी ने
संधि हो जाती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के, और बीच में वो संधि क्या कहलाती है, यानी अमृतसर में हुई, तो उसी जगह के नाम से वो संधि कहलाती है, यानी अमृतसर की संधि। ठीक है, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर यानी अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी इस संधि की मुख्य शर्त क्या रही कि यानी इसका जो उद्देश्य निकला वो ये निकला कि अमृतसर, ठीक है, इस अमृतसर की जो संधि उसमें ये निकला कि जो भी यानी सतलज नदी के पूर्व में स्थित जो क्षेत्र थे उन पर अंग्रेजों का आधिपत्य या अंग्रेजों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। अगर हम बात करते हैं तो रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध यानी शांतिपूर्ण बने रहे। ठीक है, रणजीत सिंह के समय तक, ठीक है, जब तक रणजीत सिंह पंजाब में थे यानी पंजाब के गवर्नर, तब तक यानी अंग्रेजों की और पंजाब के साथ जो रिलेशन थे वो क्या रहे, यानी नॉर्मल रहे, बोले तो यानी पीसफुल कह सकते हैं। ठीक है, 27 जून और 1839 यानी 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। तो सरदारों की महत्वाकांक्षा है, देखो महत्वाकांक्षा मतलब कि हमारी इच्छाएं और भी इच्छाएं और उनका जो स्वार्थ, इनका यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो सरदार बने, जिन सरदारों के स्वार्थ के कारण दरबार में क्या हुई, दलबंदी प्रारंभ हो गई, आपस में गुट बन गए। ठीक है, यानी अलग अलग गुट बन गए सरदारों के भी। खड़क सिंह राजा बना, और ना खड़क सिंह अब राजा बन जाता है रणजीत सिंह के बाद में, लेकिन वह कुशल यानी प्रशासक नहीं था, यानी उसके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं था कि वो सरदारों पर नियंत्रण कर सके, जिससे दरबार में यानी डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर, यानी डोगरा बंधु, देखो कौन, यानी ये डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया, क्योंकि स्थिति उसके बस की बात नहीं है। किसके, खड़क सिंह के। अंग्रेजों ने इससे अराजकता का क्या उठाया लाभ, अरे अंग्रेजों को तो चाहिए जहां भी थोड़ा सा ढील चाहिए वहीं पर अपना अधिकार, ठीक है, और यानी इस अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। किसके मध्य, डोगरा बंधुओं और खड़क सिंह के बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई कि अंग्रेजों ने दोनों के बीच में क्या करवा दिया, युद्ध करा दिया। दोनों को आपस में कहते हैं आपस में सुलगा दिया दोनों को, और खड़क सिंह और डोगरा बंधु आपस में लड़ पड़े। अब लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा, हरेगा, और बस देखो यही क्या होता है कि प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। अब देखो यहां से पहला प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष, यानी अब उधर अंग्रेजों की तो नीति ही थी, क्योंकि वार जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है, उसने यानी सर्वोच्चता की नीति, ठीक है, कौन सी नीति, सर्वोच्चता की नीति अपनाई, और उस नीति के तहत यानी वो पूरे भारत यानी पूरे भारत के भूभाग पर क्या करना चाहता था, यानी अपना आधिपत्य करना चाहता। अपना आधिपत्य बोले तो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यानी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी का मतलब ये होता है कि साम्राज्य का विस्तार करना, यानी महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा है, तथा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है, ये नीति यानी फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, यानी फूट डालो और राज करो की नीति प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष का कारण रही। प्रथम जो अंग्रेज और सिखों के बीच में जो संघर्ष है उसका कारण क्या रही, यानी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। प्रथम जो मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर और 1845 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने यानी सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसने कर दी, यानी उस समय यानी लॉर्ड कौन आ गया था, हॉर्डिंग आ गया था, ठीक है, 1845 से 10 फरवरी और 1846 की यानी समराव के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई, क्योंकि सिखों के पास उतने संसाधन नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास थे, ठीक है, तो हार हुई थी 13 फरवरी 1846, 10 फरवरी 13 फरवरी 3 दिन के बाद में अंग्रेजों ने लाहौर पर भी क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, ठीक है, किसकी संधि हुई, लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर, ठीक है, दोआ अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया, जालंधर को, ठीक है, और 1 करोड़ 50 लाख की राशि
लिमिटेशन करने के लिए आप इतने ज्यादा से सैनिक नहीं कर सकते, तो सिख सेना की संख्या को क्या कर दिया, यानी सीमित कर दिया। ठीक है, होर्डिंग पंजाब प्रशासन पर दलीप सिंह के वेस्ट मिलकर अधिकार रखना चाहता था, यानी होर्डिंग जो कंपनी का यानी गवर्नर था, उसने पंजाब प्रशासन पर यानी दलीप सिंह के वेस्ट, यानी उसमें दलीप सिंह को वेस्ट यानी अल्प थे, तो दलीप सिंह के बड़े होने तक अधिकार रखना चाहता था। अतः 26 दिसंबर 1846 को यानी भेरोवाल की एक पूरक संधि की, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के क्या बन गए, स्वामी बन गए। अंग्रेजों को तो चाहिए था थोड़ी सी जगह, बस थोड़ी सी कहते हैं कि अंगूर की जगह चाहिए कि पूरा यानी वहां पर अपना अधिकार कर लेते। तो कोई यहाँ पे हुआ है कि 26 दिसंबर 1846 को यानी भेरोवाल की एक और पूरक संधि हुई है, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक प्रांत के क्या बने, स्वामी बन गए। अब है दूसरा, यानी प्रथम तो हो गया, द्वितीय आंग्लो सिख संघर्ष और पंजाब का आखिर में क्या होता है, अंग्रेजी अधिराज्य में विलय। अब देखो द्वितीय आंग्लो सिख संघर्ष का कारण 1847 और 48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब के सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे। एक चीज ध्यान देना, यानी हम सन 1757 से किधर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 1857 में यानी पहला जो स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज से कोई विद्रोह बोलते हैं, इन 100 सालों के पीरियड में यानी जो यानी छोटी सी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये वाली जैसी, और वो ऐसे यानी उसको इतनी थोड़ी सी जगह चाहिए थी और वो ऐसे फैल के कितनी बड़ी हो गई, कितना उसने अधिकार कर लिया। तो कहने का मतलब धीरे-धीरे कंपनी क्या कर रही है, अपनी यानी पकड़ को मजबूत कर रही है, सब राज्यों को यानी अपने अधीन कर रही है, या चाहे वो कहते हैं साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति सब लगा रही है। तो द्वितीय आंग्लो सिख संघर्ष का कारण 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे, यानी सिखों के जो विरोध थे, ऐसे यानी सिखों के अंदर जो विरोधी कानून थे उनको सुधार करना था। इसका यानी फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छीन जाना, वह उसकी बदला लेने की चाहत थी। ठीक है, यानी देखो कारण देखना कि जो सिख विरोधी यानी क्या के सुधार थे, वो एक कारण था फौज से मुक्त किए गए सैनिक, यानी फौज से जो फ्री किए गए सैनिकों का असंतोष, एक तरह से फौज से उनको निकाल दिया गया, तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छीन जाना, ये सब क्या है, और उसका बदला लेने की जो भावना थी, यानी वो सब यानी द्वितीय आंग्लो सिख संघर्ष का कारण रही। रेजिडेंट क्या होता है, जहां पर यानी सैनिक रहते हैं। ठीक है, रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप एवं डलहौजी की, अब उस समय कौन आ गए थे, लॉर्ड डलहौजी, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन आ गए थे, लॉर्ड डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने यानी द्वितीय आंग्लो सिख संघर्ष को अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी, गोद निषेध की नीति, जिसके तहत अरे कोई राजा जिसके अंदर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसके यानी मेल यानी फीमेल नहीं, उसके अगर मेल सक्सेसर नहीं है, यानी अगर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो यानी उस कंपनी यानी उस राज्य का प्रशासन या उस राज्य को किस में मिला दिया जाएगा, उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। किसी भी राजा को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोद निषेध की प्रथा। ये किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही यानी इसे चालू किया गया या लागू किया गया था। 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा के साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया कि अब अंतिम युद्ध करेंगे इनके साथ, और 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया, यानी 1849 तक पहुंच गए हैं। उसमें शेर सिंह अलग अलग ये सरदार है, छतर सिंह है, शेर
1949 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा यानी पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। यानी 29 मार्च 1849 को पंजाब को पूर्ण रूप से यानी भारत यानी ब्रिटिश भारत का मतलब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत का शासन है वो होते ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। और इसी घोषणा से पंजाब की स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिस प्रकार से मराठों का स्वतंत्र राज्य था उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने मैसूर का जो जहां पर हैदर अली और टीपू सुल्तान थे उसका भी अस्तित्व समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। उसी प्रकार वही हर्ष किसका किया उन्होंने यानी पंजाब का। अब उनके पास बड़े बड़े प्रांत आ गए, पंजाब का बंगाल था उनके अधिकार में, पंजाब को कब्जे में कर लिया। इसके अलावा मैसूर को कर लिया पूरे को और मराठा को यानी महाराष्ट्र को। अब उनको क्या चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यानी अब है यानी विप्लव। अब ये विप्लव का मतलब है 1857 ध्यान देना 1857 ये डेट है 1857 का ये विप्लव का मतलब कि संग्राम एक तरह से युद्ध थे, ठीक है। ये आप इसी तरह से दिख रहा है कि 1857 को इस प्रकार से कौन सी परिस्थितियां हो गई थी कि 1857 का यानी विद्रोह करना पड़ा। देखिए इसमें अब कोई 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जबकि अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने जैसे सिपाही विद्रोह कहा है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसे यानी क्या कहा है यानी स्वतंत्रता संग्राम, और वो भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। देखिए 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी भारत के प्रांतीय राज्यों, देसी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। देखो यानी जो कंपनी यानी 100 वर्षों में यानी आपको मैंने बताया था ये 100 वर्ष क्यों किए हैं, इसका वजह से पीछे की डेट कौन सी ली है, सन 1757 ली है। और सन 1757 से लेकर और 1857 के बीच में ये जो 100 साल का जो गेप है ये 100 इयर्स में ये इसमें कंपनी ने ले जाने यानी अपनी काफी सत्ता यानी फैला ली है। इन 100 वर्षों में कंपनी को बहुत से लोगों का विरोध करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कंपनी की नीति ही ऐसी थी जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और बन गई यहाँ की मालिक, ठीक है। तो इन 100 वर्षों में यानी विरोध तो झेलना ही पड़ा था उसको, ठीक है। लेकिन यही देखो अब नाम खत्म हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही। यानी कंपनी का अगर कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सन 1857 तक ही रहता है। 1858 से जो कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और यानी भारत में जो राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो सीधा भारत पर किसका शासन हो जाता है यानी ब्रिटिश क्राउन बोले तो ताज है, तो बोले तो सीधा इंग्लैंड, बोले तो सीधा ब्रिटेन के अधीन आ जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है। उस समय यानी जो 1857 के समय यानी स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रथम जो उस समय कंपनी का जो गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर भारतीय उस समय एक होते और ये देसी रियासतें और देसी राजाएं अगर पब्लिक का साथ देती तो हमारा अस्तित्व उसी दिन ही समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसे यानी हमारे भारतीय जनता और हमारे देसी रियासतों के राजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर के यानी अगर बात करें तो हमारे बीकानेर के यानी महाराजा उसमें सरदार सिंह थे, उन्होंने तो अंग्रेजों का इतना साथ दिया कि वो तो यानी अपनी सेना यानी अंग्रेजों के साथ भेज दी। तो बताओ यानी जिस घर को यानी घर का मालिक ही यानी उसको बर्बाद करने पे उतराएगा तो क्या वो घर बच पाएगा। वही बात यहाँ पर है कि अगर ये भारतीय जनता और ये भारतीय राजा देसी राजा जो थे देसी प्रांतों के अगर वो अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो 1857 में ही भारत आजाद हो जाता, ठीक है, और एक अलग तस्वीर होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय लॉर्ड कैनिंग की खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा उसने, ठीक है। यानी ये 100 वर्ष का जो संघर्ष है, ठीक है, इसमें कंपनी ने क्या क्या किया है कि रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि सबका यानी प्रतिरोध सहना पड़ा है। लेकिन 18
उत्तर दिया, परंतु उनके अपनी इस नीति में अब उनको क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना, और उनको मजबूर होना पड़ा कि अगर दोबारा से अगर हमने इन नीतियों का विरोध किया, अगर भारतीय नीतियों का विरोध किया, दोबारा से कोई दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष हो जाएगा। तो ऐसे कौन से देखो 1856 में क्या किया, जैसे अवध था, ठीक है, अवध में क्या था, यानी अवध का जो नवाब है उसको हटा दिया गया, और कंपनी ने अवध पर क्या आरोप लगाया कि वहां पर यानी जो नवाब है उससे प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा और जनता वहां पर क्या दुखी है, ऐसा आरोप लगाकर वो नवाब को हटा दिया। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी यानी कौन सी नीति, जो हड़प वाली नीति है, ठीक है, उसमें सतारा, झांसी, सलूंबर, नागपुर आदि क्षेत्रों को कंपनियां अपने दिखा रही है। तो सब जगह क्या हो रहा था, यानी ये जो स्वतंत्रता संग्राम होता है 100 वर्षों का, ये 100 वर्षों में, तो ये लोगों में काफी असंतोष हो गया था, अब वो गुस्सा था लोगों का, अब वो निकलना तो था, ये यानी इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में निकला। तो अवध के नवाब को हटा दिया गया, तो वहां की जो बेगम थी अवध की, उसका नाम था बेगम हजरत महल, उसने भी उसका अंग्रेजों का यानी प्रतिरोध करना था। ठीक है, यानी काफी जनता में क्या फैल गया था, असंतोष फैल गया था काफी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप कैसा था, यानी इसका फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में, यानी अगर विद्वानों में भी क्या है, मतभेद है, जो विद्वान है उनमें क्या है, मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोप के इतिहासकार क्या कहते हैं, इसे सिपाही युद्ध है। भाई अंग्रेजी और यूरोप के इतिहासकार तो यानी अंग्रेज थे, वो तो इसीलिए तो बोलेंगे ना कि सिपाही विद्रोह है, यानी सिपाहियों ने विद्रोह किया है। ठीक है, वह सामंती प्रतिक्रिया, वह मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये जो संघर्ष हुआ वो मुस्लिमों के कारण हुआ, और सामंतों का यानी प्रतिक्रिया, सामंतों की जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था, और मुसलमानों के द्वारा जो रचे गए षड्यंत्र है उसके कारण ये हुआ। ठीक है, अब जबकि भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं कि विद्वानों यानी भारतीय इतिहासकार में जो विद्वान थे उनका यह मानना था कि ये सैनिक असंतोष, यानी सैनिकों के असंतोष से प्रारंभ जरूर हुआ है, लेकिन यानी सीधे ही इस संघर्ष में पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की, यानी जन विद्रोह का मतलब होता है कि जनता का विद्रोह, इसमें जनता ने साथ दिया। अगर जनता पूर्ण रूप से साथ आती तो बिल्कुल तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन जनता पूरी तरह से साथ नहीं आई। कहने का मतलब लिखा है कि पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की, बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह है स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्रनाथ सेन, अब देखो सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। ध्यान देना, ये जो दो इतिहासकार हैं भारत के विद्वान हैं, यानी सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा गया, प्रारंभ हुआ बिल्कुल धर्म के नाम पर, क्योंकि जो नई कारतूस आई थी उसमें, यानी जो नई वाली कारतूस, नई वाली जो बंदूकें थी उसमें उसको यूज करने से पहले उस बंदूक को, तो उसमें जो कारतूस था उसको मुंह से काटना पड़ता था, और उसमें क्या था, यानी गाय और सुअर। ध्यान देना, गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। ठीक है, तो ये दोनों गाय है वो यानी भारतीयों के लिए एक पवित्र पशु है, जबकि सुअर है वो मुसलमानों के लिए एक पवित्र पशु है। अब जिसकी पूजा करते हो उसी को अगर आपको खाने के लिए बोला, उसी को अगर काटोगे तो बिल्कुल ये तो धर्म के खिलाफ है। तो तभी तो लिखा है इसने कि ये जो युद्ध है वो धर्म के नाम से प्रारंभ होता है और फिर स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, वहां जाकर समाप्त होता है। जबकि डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक यानी भारत का स्वतंत्रता समर, यानी देखो उन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसने क्या लिखा है, उन्होंने इस पुस्तक का नाम है भारत का स्वतंत्रता समर, यानी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो
है, यानी सैनिकों की चर्बी वाले कारतूसों ने, ठीक है, सैनिकों की चर्बी वाले कारतूस, मैंने बताया था कि इस नई राइफल उन्होंने यानी कंपनी ने अपने सैनिकों के लिए नई राइफल का यूज किया, ठीक है। तो सैनिकों ने कहने का मतलब कि यानी यहाँ पर नई चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया कि हम इसे नहीं यूज करेंगे सैनिकों के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें चर्बी लगी थी, और चर्बी किसकी थी? गाय और सूअर की। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सूअर मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। अब उसको चलाने से पहले क्या करना होता है? उसको काटना पड़ता है, तो यानी सैनिकों ने इसे मना कर दिया, ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में, सबसे पहले बैरकपुर की छावनी में सैनिक का नाम है मंगल पांडे, उसने सबसे पहले विद्रोह कर दिया, ठीक है। और उसने क्या कर दी? वहां पर जो अधिकारी है उसकी हत्या कर दी। अब ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं एनआई रेजिमेंट को तोड़ दिया। कौन सी रेजिमेंट थी? ये जो 34वीं एन और आई, कौन सी? वीएनआई, इस रेजिमेंट को क्या किया उन्होंने? तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 को छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस को प्रयोग करने से भी मना कर दिया, ठीक है। और सैनिक न्यायालय में दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया। किनको? इन 85 सैनिकों पर एक आरोप लगा गया और इनको यानी दंड दे दिया गया, एक तरह से जेल में डाल दिया गया। अब 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। ध्यान देना, जो क्रांति की जो विधिवत शुरुआत होती है 1857 की, उसकी डेट है 10 मई को सैनिकों ने क्या कर दिया? खुला विद्रोह कर दिया और अपने अपने जो अधिकारी थे, अपने जो सीनियर थे, उनका कहना मानने से मना कर दिया और उनको क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। अपने सैनिक साथियों, जो अंग्रेज जिन्होंने यानी सैनिकों को कब्जे में कर लिया था, जेल में डाल दिया, उनको मुक्त करा लिया और वे किधर चले पड़े? दिल्ली की ओर। कहां पर? दिल्ली। किसको लेना मानते हैं? वे दिल्ली जाकर और अंतिम सम्राट, यानी जो उस समय दिल्ली का सम्राट था, यानी बहादुर शाह जफर, उसको अपना यानी क्या मानते हैं? अपना राजा, अपना सम्राट नियुक्त कर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली की ओर चल पड़े कौन? यहाँ पर विद्रोही, ठीक है। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। किसको? समय यानी उसमें नामांकन का था ये बहादुर शाह, लेकिन उसके नेतृत्व में यानी आपको सम्राट तो चाहिए ना, तो सम्राट किसको कर दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। दिल्ली अब हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी। अगर दिल्ली हाथ से निकल गई तो कहने का मतलब बहुत भयंकर यानी स्थिति विराट, यानी एकदम बहुत से विकट स्थिति बन जाएगी। तो बहादुर शाह से द्वितीय को यानी भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली हाथ से निकल जाना यह अंग्रेजों के लिए एक भारी नुकसान था। क्रांति शीघ्र ही कहां पहुंच गई? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार से कुछ भाग झांसी व अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। समझे? अब दिल्ली थी, वो दिल्ली से यानी कहां था? दिल्ली से यानी शीघ्र ही दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कानपुर, बरेली, यानी अलग अलग बनारस, बिहार के कुछ हिस्सों में अब ये क्रांति यानी अपना रूप यानी फैल चुकी थी। अब देखो आगे क्या होता है कि अगर हम बात करें तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनर्विचार करने के लिए क्या किया? पंजाब से सेनाएं बुलाई। क्या बुलाई? पंजाब से उन्होंने सेनाएं बुलाई। 14 सितंबर और से 20 सितंबर तक भयंकर युद्ध चला, ठीक है। 21 सितंबर को बहादुर शाह को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। समझ गए? यानी बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय कहने का मतलब दिल्ली पर यानी जो दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों की ओर से कौन सा यानी सेनापति था उस समय? यानी हडसन। कौन था? हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक है। 21 सितंबर को बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत में क्या हो गई? सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। समझे? अब देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 5 महीने में ही दिल्ली पर वापस अंग्रेजों ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया।
गया, इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया। ठीक है, यानी जो अंग्रेज अधिकारी कौन था, जॉन निकलसन हो गया है, मारा गया, और सम्राट को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। सम्राट को यहाँ पर बादशाह जफर, दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। ठीक है, वहां पर यानी भयंकर रूप से लूटपाट की गई, और विशेष रूप से किसको, मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा, यानी उनके साथ सबसे ज्यादा क्या की गई, यानी अत्याचार किए गए। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों को व एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी, और खुद बहादुर शाह को कहां भेज दिया गया, बर्मा। कहां भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया। तो आज यानी हम 1857 का ये जो समर है, यानी 1857 का जो विद्रोह, यानी सिपाही विद्रोह बोल दो या कोई क्या बोलता है इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये कल की क्लास में भी जारी रहेगा। ठीक है, तो कल तक के लिए कहने का मतलब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।